नमस्कार, आपकी आवाज में आपका स्वागत है। मैं हूं रूपेश कुमार और आज हम बात राजनीति की करेंगे। राजनीति के चाल की बात करेंगे, चरित्र की बात करेंगे और राजनीति का चेहरा भी दिखाएंगे। जब भी राजनीति में चाल, चरित्र और चेहरा का जिक्र आता है तो जेहन में जिस पार्टी का ख्याल आता है वो है भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी। आज हम कर्नाटक के संदर्भ में ही बात कर रहे हैं और बीजेपी जब तक सत्ता में नहीं आई थी तब तक वो वंशवाद, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, इन तमाम चीजों के खात्मे का दंभ भरती थी। राजनीति में शुचिता और नैतिकता की बात करती थी, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करती थी, लेकिन पार्टी का असली चेहरा कुछ और ही है। इसलिए देर से ही सही मुखौटा तो नूछ ही गया है और कर्नाटक में बीजेपी के माननीय मंत्रियों ने बेशर्मी की सारी हदें ही पार कर दी। आखिर क्या हो गया है पार्टी को? क्या पार्टी नैतिक दिवालियेपन का शिकार हो चुकी है? और इसी पर है हमारी यह खास पेशकश, ये कैसी हो गई बीजेपी। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ अपने को चाल, चरित्र और चेहरे वाली पार्टी ही नहीं बताती है, बल्कि वो ये भी कहती है कि पार्टी विथ डिफरेंस। और पार्टी विथ डिफरेंस का दंभ भरने वाली बीजेपी का असली चेहरा, असली चाल, असली चरित्र ये कर्नाटक में सदन के भीतर माननीय मंत्रियों की हरकतों ने साबित कर दिया। वैसे ये कोई पहली घटना नहीं है जब सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का दंभ भरने वाली बीजेपी ने देश को शर्मसार किया हो, लेकिन इस घटना ने बीजेपी के चेहरे से मुखौटा ही नोच दिया है। बीजेपी खुद को पार्टी विद डिफरेंस कहती है। हाँ, बाकी दलों से उसमें डिफरेंस तो है ही, क्योंकि बीजेपी का जो चाल, चरित्र और चेहरा सामने आ रहा है वो शायद ही कहीं और देखने को मिले। ताज्जुब है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का दंभ भरने वाली पार्टी के माननीय मंत्री सदन में बैठकर पौन देख रहे हैं। क्या यही है बीजेपी का सांस्कृतिक राष्ट्रवाद? ये वही पार्टी है जो भारतीय सभ्यता, संस्कृति की रक्षा का दंभ भरती है और उसी पार्टी के नेताओं की है ये करतूत। और सबसे अफसोस की बात यह कि बीजेपी को इसका तनिक भी अफसोस नहीं है और वो बड़ी निर्लजता से खीसे निपोर रही है। वैसे बीजेपी के कई नेताओं का इतिहास भी दागदार रहा है। इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैमरे के सामने सरेआम घूस लेते पकड़े जाते हैं तो कोई पैसे को खुदा कसम, खुदा नहीं तो खुदा से कम भी नहीं की उपमा देते हैं। यूपी में जिन नेताओं को मायावती ने भ्रष्टाचार के आरोप में बाहर का रास्ता दिखा दिया, उन नेताओं को इस पार्टी ने सर आंखों पर बिठाया और अब इन हरकतों को सही साबित करने के लिए तरह तरह की दलीलें दी जा रही हैं। बाबू सिंह कुशवाहा को विभीषण की संज्ञा दी जा रही है। बिहार में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष खुलेआम कबूल करते हैं कि उन्होंने स्कूल के हेडमास्टर से कहा कि अगर काम कराना है तो इंजीनियर को कुछ दे दीजिए। मतलब रिश्वत लेने और रिश्वतखोरी को बढ़ावा देने, दोनों ही कामों में इस पार्टी के नेताओं के हाथ रंगे हुए हैं। हम कहे भाई कुछ दे दीजिए नहीं तो बनेगा नहीं, हम कहे भाई कुछ दे दीजिए नहीं तो बनेगा नहीं, हम कहे भाई कुछ दे दीजिए नहीं तो बनेगा नहीं। एक विधायक की संपत्ति जब्त की जा रही है। नोट फॉर वोट तो अभी भी अबूझ पहेली बनी हुई है कि किस तरह से इसके सांसदों ने लोकसभा में नोट लहराकर लोकतंत्र को शर्मसार किया था। इस पार्टी का मुखौटा उतर गया है। टेलीकॉम घोटाले को लेकर जिस सुखराम का वो विरोध करती है, कई दिनों तक दोनों सदनों का कामकाज बाधित किया और बाद में हिमाचल की सत्ता पर काबिज होने के लिए उसी से हाथ मिला लिया। अब बीजेपी का दो मुंहापन भी देखिए। पार्टी को दूसरों का भ्रष्टाचार तो दिखता है लेकिन अपना भ्रष्टाचार नहीं दिखता। कर्नाटक में येदियुरप्पा के भ्रष्टाचार पर पार्टी काफी वक्त तक चुप्पी साधी रही और जब पानी सर से ऊपर निकल गया तो येदियुरप्पा को चलता किया गया। और अब उसी कर्नाटक में सदन के अंदर पार्टी के मंत्रियों ने जिस तरह का आचरण का परिचय दिया वो दिखाता है कि पार्टी किस तरह से मानसिक और नैतिक दिवालियेपन की ओर बढ़ रही है। बीजेपी ने विपक्ष में रहकर जिन चीजों का विरोध किया, सत्ता में आने पर सबसे पहले उसे ही अपनाया, चाहे वो कांग्रेस कल्चर हो, भ्रष्टाचार हो या वंशवाद हो। और हाँ, एक बात और, बीजेपी ने सत्ता में आने के बाद कभी भी अपना वायदा पूरा नहीं किया। चाहे वो अयोध्या में राम मंदिर बनाने का मामला हो, धारा 370 खत्म करने का मामला हो या यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का मामला हो। आरएन के लिए पटना से अमर मिश्रा की रिपोर्ट। तो ये जो कुछ भी दिखा वो संसदीय जनतंत्र में जिसको मंदिर का दर्जा हासिल है। एक आम आदमी के जीवन में मंदिर का जो मतलब होता है, अगर राजनीतिक बाजों के जीवन में कहें
तो जो सदन होते हैं या खासकर संसदीय जनतंत्र में ही सदन की गरिमा किसी मंदिर से कम नहीं होती है, और ये तमाम चीजें हुई उसी संसदीय जनतंत्र के मंदिर में बैठकर। क्या यह भारतीय जनता पार्टी का चेहरा है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का चेहरा है, या वाकई ये राजनीति का ही ये चेहरा हो गया है? इसी पर हम चर्चा करेंगे। और चर्चा करने के लिए हालांकि हमने भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं को भी बुलाया था, लेकिन अभी तक मैं ये बता देना चाहता हूं अपने दर्शकों को कि भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता ने यहां बैठकर लोगों का सामना करने की हिम्मत नहीं जुटाई है। बहरहाल कांग्रेस के नेता अनिल सुलभ जी हमारे साथ मौजूद हैं और आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपसे हम चर्चा करेंगे ये जो कुछ भी आप देख रहे हैं, जो सदन में बैठकर जो चीजें हुई हैं, और वो भी उस वक्त जिस वक्त ये चर्चा हो रही थी कि पाकिस्तानी झंडा क्यों लहराया गया, राष्ट्र से जुड़ा हुआ मसला था, और जो राष्ट्रवाद का नारा देने वाली पार्टी है उसी पार्टी के मंत्री क्या कर रहे थे? रुपेश, आपने और आपके इस बहुत ही महत्वपूर्ण चैनल ने स्थितियों को साफ से रखा है। इस घटना ने ये महज एक घटना नहीं है, यह महज किसी राजनीतिक दल के चरित्र का उद्भेदन या पर्दा हटना नहीं उसके चेहरे से जी। इस घटना ने कई तथ्यों को बयान किया है। ये भारतीय जनता पार्टी जिसके बारे में आपने बताया है जी, ये किस तरह से पाखंड को जीती है पार्टी, और इसका सामने का चरित्र कुछ और पीछे का चरित्र कुछ और है, ये इसने साबित किया। जो अपने को चरित्र की पार्टी कहती रही जी, चरित्रवानों की पार्टी कहती रही, राष्ट्रवादियों की पार्टी कहती रही, और जिसमें देशभक्ति का जैसे पूरे राष्ट्र की राष्ट्रभक्ति का ठेकेदारी किसी दल को प्राप्त हो गया हो, इस तरह का संदेश अपनी बातों में जो कहती रही है पार्टी। अब ये किस प्रकार से इसका चारित्रिक ह्रास हुआ है, और चाहे वो आर्थिक स्तर पर भ्रष्टाचार हो और या चारित्रिक स्तर पर, जी हाँ, या चारित्रिक स्तर पर भ्रष्टाचार हो, और राजनीतिक लाभ के लिए किसी भी हद तक जाकर के कुछ भी करने की बात हो, किसी भी तरह के तत्व को राजनीति में छटे छटाए लोगों को भी साथ में लेने की बात हो, ये सारे कार्य जिसकी सार्वजनिक जीवन में निंदा होती है, राजनीति में निंदा होती है, वो सारे आचरण आज भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। और ये दावा करती है पार्टी कि हम राष्ट्रवादी पार्टी है, चरित्रवानों की पार्टी है, और जो केवल देश की बात करती है, बलिदानों की बात करती है और त्याग की बात करती है। इसलिए साफ कर दिया। आम लोगों से भी उनकी राय मांगी थी और आम लोगों को भी कहा था। कुछ कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मंकेश्वर जी हमसे जुड़ गए हैं धनबाद से। मंकेश्वर जी, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, हमें बहुत देर से मैं इस चैनल को देख रहा हूँ जी, और हम आपकी बात से सहमत है, लेकिन पूरी तरह किसी एक घटना को लेकर के किसी पार्टी को आप गलत नहीं कर सकते जी। आज भी भारत के जितने राजनीतिक दल हैं जी, उसमें अगर देखी जाए तो भाजपा निश्चय ही अनुशासित पार्टी है जी। माना हमने इस बात को कि परिवार में कोई ना कोई उदंड हो ही जाता है, लेकिन इस मकसद से हम पूरे पार्टी को बदनाम नहीं कर सकते। निश्चय ही उन्होंने गलत कार्य किया है, इसकी मैं सराहना नहीं करूंगा, मैं इसकी निंदा करता हूं। लेकिन पूरी जो आपके चैनल में लगातार दिखाई जा रही है, ऐसा नहीं है कि बीजेपी की सारे नेता भ्रष्ट हो गए हैं या सारे नेता एकदम उसी प्रकार की हरकत कर सकते हैं। इसलिए हम चाहेंगे कि बीजेपी की कुछ अच्छाइयों को भी आप दर्शाएं तो ज्यादा अच्छा होगा। मंकेश्वर जी, देखिए अनिल जी भी इस बात से सहमत हैं कि ये सिर्फ एक पार्टी का मसला नहीं है, ये राजनीति के स्तर की गिरावट की बात है। लेकिन आपके धनबाद शहर में अगर सड़क साफ नहीं होती है, नाली साफ नहीं होती है, तो एक आम आदमी सरकार को भी कहीं ना कहीं कोसता है, तो जवाबदेही तो कहीं ना कहीं बनती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये एक जवाबदेही तो बनती ही है, बेशक जवाबदेही बनती है, और मंकेश्वर जी को ये बात समझनी चाहिए। आपकी बात हम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी सुनाते